नमस्कार। बीच बहस इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। जब हम गौरव की बात करते हैं ना, तो जब गौरव की बात करते हैं तो भारत के हर एक व्यक्ति की बात आती है जो भारत में निवास करता है, जिसके आत्मा में भारत बसता है। और जब हम उसके साथ साथ में बात करते हैं जनजातीय या गौरव की, तो एक अलग ही तरीके का विचार हमारे मन में आते हैं। एक भाव से हमारा मन जो है वो भर जाता है। एक दोहा था, एक बात थी कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इस स्वदेश के प्रेम को अपने मन में जो लगातार सदियों से लेकर के घूम रहा है, उसका जो एक परिचय है, जैसे हम आज तक जनजातीय तरीके से देखते आ रहे थे, लेकिन उसके गौरव को शायद हमने उतना अनुभव नहीं किया था। और इसी के कारण से लास्ट ईयर 15 नवंबर का ये दिन जो है तय किया गया कि हम जनजातीय गौरव दिवस के नाम से इसे सेलिब्रेट करेंगे, इसे मनाएंगे। और किस तरीके से जनजातीय गौरव हमारे देश का एक अभिन्न अंग रहा है और क्यों हमें उस पर गर्व होना चाहिए, उसके बारे में बात, उनके समस्याओं को सुनना, उसे सुलझाने का प्रयास करना, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए जो जो प्रयोग हो सकते हैं वो सब करना, ये आज के इस कार्यक्रम का आज हमारा हिस्सा होने वाला है। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ में सम्मिलित हैं अतिथि के तौर पे, आप हैं गोविंद सिंह सोमावत जी। गोविंद जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप पूर्व निदेशक हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के, और आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, जब हम जनजातीय गौरव दिवस की बात करते हैं तो एक एक शब्द को अगर हम देखें तो बड़े विशिष्टता इनमें लगती है। जनजाति अपने आप में गौरव का ही विषय है, लेकिन जब हम सामान्य जन को इससे जोड़ते हैं तो कैसे वो, क्योंकि जीवन तो अनुभवजन्य है, तो कैसे वो एक सामान्य व्यक्ति जनजातीय के गौरव को अपने अंदर अनुभव करे, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, जनजातीय की विशेष गौरव की बात इसलिए है कि हर जनजाति की अपनी अलग संस्कृति है, अपनी अलग है जो पहचान है उनकी। और ये पूरे भारतवर्ष के अंदर है, एक ऐसा है कि जहाँ आपको बहुत प्रिमिटिव ट्राइब्स लेके आज विकसित जो है मेन धारा में है, जो आदिवासी आगे हैं, वो सभी निवास करते हैं। और हर राज्य के अंदर, जो हमारे देश के अंदर जो है संविधान की अनुसूची 5वीं के तहत में 10 ऐसे राज्य हैं जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो ब्रिटिश काल से उससे पहले भी रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जहां 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। और हर क्षेत्र के अंदर जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनकी हर एक की अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी कल्चर है, अपने जो रहने के तौर तरीके हैं वो अलग हैं। लेकिन पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सभी जनजातियों की करीब करीब है, काफ़ी कुछ मिलती जुलती हैं, क्योंकि उनका जो है प्रिमिटिवनेस है, शाइनेस है, जो मेन मुख्य धारा है उससे जुड़ा नहीं रहे हैं। वो अपनी एक भौगोलिक परिस्थिति के अंदर ये एक विशेष में रहे हैं। फिर उनके साथ में जब रहे हैं तो ये प्रकृति के पूजक रहे हैं हमेशा, और प्रकृति के पूजक रहने के वजह से ये हमेशा ही जल जंगल जमीन जो है उनका हमेशा है प्रोटेक्ट किया है। और जब तक आदिवासियों के क्षेत्र में है, जंगल रहे हैं, वो फली फूलित होते रहे हैं, और वो उन्हीं के ऊपर जो है निर्भर भी करते थे, क्योंकि जो भी वनों से जो उपज होती थी उसी के माध्यम से वो करते थे। और चूंकि पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से जनजाति के लोग जो हैं खेती के अंदर है कि वो मैदानी इलाका नहीं होता था, तो छोटे छोटे जो है पहाड़ियों में खेती करते थे। लेकिन वो खेती है इतनी नहीं होती थी जिसके वजह से उनको पूरे 12 महीने ही अपना जीविकोपार्जन कर सके, तो इसलिए उनको मजबूरी में है बाहर आना पड़ा। और बाहर की जो जो लोग हैं आदिवासी क्षेत्रों में भी आके निवास करने लगे, और आपस में है एक जो संस्कृति है आपस में समागम होने लगा। और वो बहुत आज़ादी के बाद में जो है ये धीरे धीरे है काफ़ी प्रगति की ओर बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका मुख्य कारण ये भी रहा है कि सरकार की तरफ से जो संसाधन जुटाए गए हैं आदिवासी क्षेत्रों के अंदर, जैसे रोड बनना है,
ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी है, स्कूलिंग के लिए है, एजुकेशन के लिए है, आपकी व्यवस्था होनी है, आपका हेल्थ के रूप में है, जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज की जो हेल्थ की व्यवस्था करनी है, और प्रशासनिक तौर के ऊपर विशेष तौर से इनका इसलिए भी देखा गया कि आदिवासी जो हैं, जनजातीय के लोग जो हैं और सामान्य जो लोग हैं, उनमें विकास की, आर्थिक जो है, सांस्कृतिक और दूसरी चीज़ें हैं, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो है, उसमें काफ़ी ज़्यादा है, गैप है। इस वजह से भारत सरकार ने है 1980 के अंदर ये निश्चित किया गया कि भी देखिए, अगर हम सामान्य जो बजट हमारे पास में है, उससे अगर हम इनका विकास करना चाहेंगे तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा और ये मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि जब आज़ादी के टाइम पे ये निर्णय लिया गया था पंचलिखी कि क्या हम आदिवासियों को एक म्यूजियम के रूप में एक आइसोलेटेड एरियाज में रखा जाए या इनको मुख्य धारा के अंदर लाया जाए, तो ये तय हुआ कि नहीं, इनको है म्यूजियम के तौर के ऊपर एक आइसोलेटेड के रूप में नहीं रख के इनको मुख्य धारा में लाना चाहिए। और मुख्य धारा में लाने के लिए आपको हमें उनके पास जाना चाहिए, हम उनके साथ हैं, हम उनका विकास के लिए, आर्थिक सामाजिक जो है विकास हो जनजाति के लोगों का। तो जब बाहरी क्षेत्र से उनका आदान प्रदान हुआ, सारी चीज़ें, क्योंकि पहले आदिवासियों के पास केवल उसको है नमक की जरूरत होती थी, उसके अलावा और कुछ भी जरूरत नहीं होती थी, उसी से अपना है जो प्रक्रिया। लेकिन जब व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी तो उसकी वजह से है आदिवासियों में है परिवर्तन आया, देखा बाहर की व्यवस्था को और उनकी व्यवस्था, और उसके साथ साथ में है शिक्षा का जो क्षेत्र आया। जब गांव से हैं जनजाति के लोगों ने शिक्षा की, शिक्षा प्राप्त की, उससे उच्च शिक्षा प्राप्त की, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में चूंकि हमारे संविधान के अंदर ये प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 16 के तहत के अंदर कि आरक्षण जो है राजकीय सेवाओं में रहेगा, और राजकीय सेवाओं में आरक्षण होने की वजह से हालांकि अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है, इतने सालों के बावजूद भी पूरा हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो वरिष्ठ लेवल के ऊपर अपलिफ्ट हुआ है, हाँ, लेकिन अपलिफ्ट हुआ। और जो अधिकारी एक बार किसी भी सेवा में, चाहे वो बहुत ही निम्न स्तर की जो आपकी श्रेणी की जो है C-D की जो भर्ती, तो उसने बाकी परिवार के सदस्यों को है प्रेरित किया कि यदि अगर आप शिक्षा लेंगे तो आप अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। और काफी लोगों ने इसमें जो है लाभ उठाया इसका, और एक तरीके से मुख्यधारा में आने को प्रेरित हुए, आए भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज है, मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जो मीना ट्राइब है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अधिकारी आपको कहीं भी मिल जाएंगे, सभी लेवल पे, LDC लेवल से है, IAS तक है, सीनियर लेवल के IPS लेवल के अधिकारी मिले। इसी तरह से इनमें संथाल हैं, मुंडाज हैं, उरांव हैं, गोंड हैं, इन ट्राइब के भी हैं लोग, अधिकारी जो हैं आपको पूरे भारतवर्ष के अंदर मिलेंगे। उसका कारण दूसरा रहा, कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, कुछ ट्राइब्स ने ही प्रगति की है, लेकिन इनमें मुख्य कारण ये है कि इनकी जनसंख्या ज़्यादा है। जब आदिवासियों के अंदर, जनजाति के लोगों के बीच में उनकी जनसंख्या का ज़्यादा होगा, तो उसमें से निकल के आने वाले विकास की ओर है जो वो भी उनका प्रतिशत अनुपात है जो उनका ज़्यादा होगा। तो आदिवासियों के लिए जो है, मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने और जो कार्यक्रम चलाए हैं, जो मैंने बताया कि 1980 के अंदर है स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान की जो बात हुई, और जिस राज्य में जितनी जनजाति के लोगों की जनसंख्या है उसके उन अनुपात के अंदर राज्य का जो बजट है उसका उतना प्रतिशत अलग से उनके विकास के लिए बजट रखा जाएगा। ठीक। अब ये अलग बात है कि हर एक राज्य में थोड़ा उसको क्रियान्वित करने में है अलग अलग व्यवस्था रही, लेकिन मेरा मानना है कि उसमें जो है उस बजटिंग से वहाँ सीधे बेनिफिशरीज ओरिएंटेड जो प्रोग्राम चलाए गए, तो सीधा है जो जनजाति डायरेक्ट बेनिफिट उनको पहुंचा है, डायरेक्ट बेनिफिट उन स्कीम से मिला, और बजट अवेलेबल, क्योंकि अगर आपके पास में बजट नहीं है तो आप कार्यक्रम है कैसे करवाएंगे, कोई भी योजना है आपकी लागू, बजट एलोकेशन भी होगा और बजट को बढ़ाया जाना, ये भी बड़ी बात है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में जी, और आप ये देखेंगे
कि पहले बहुत कम बजट हुआ करता था। आज से हमारे जो यहाँ जो है जनजाति कार्य मंत्रालय का लगभग है 87,000 करोड़ अनुसूचित जनजाति के प्रोग्रामों के तहत जो है दिया जा रहा है, और लगभग है 1,000 करोड़ रुपया जो है वो जनजाति के विद्यार्थियों के लिए जो छात्रवृत्ति जो दी जा रही है वो है। तो जब छात्रवृत्ति अवेलेबल है छात्रों को, तो उससे, और छात्रावास है, इसमें ये नहीं है। इसके साथ में ये सरकार ने है एकलव्य विद्यालय खोले हैं, और एकलव्य विद्यालय भी है, काफ़ी अधिक है। हर जो ट्राइबल के जो मुख्य ज़िले हैं उनमें है एटलीस्ट है कम से कम है 2-2, 3-3 विद्यालय एकलव्य के रूप में है। 267 के आसपास टोटल हैं वर्तमान के अंदर है हमारे एकलव्य विद्यालय चल रहे हैं देश के अंदर। तो ओवरऑल जो है अगर देखा जाए तो ट्राइबल के ऊपर है फोकस हुआ, बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि ये फोकस है 1999 में जब भारत सरकार ने है अलग से इनके लिए जनजाति कार्य मंत्रालय की स्थापना की। उसके बाद में 2004 के अंदर जो है अनुसूचित जनजाति आयोग की अलग से स्थापना की गई। पहले वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो है वो एक ही आयोग था, तो उसके बाद में इनके दो आयोग अलग अलग हो गए। तो उससे भी है मॉनिटरिंग और अच्छी बड़ी उनके भी जो भी कार्यक्रम उनके लिए चलाए जा रहे हैं आदिवासियों के लिए, तो उनकी वास्तव में ग्रास रूट लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर नहीं हो चलता है तो जो कमियां हैं उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए आयोग अपनी सिफारिश हर साल माह में इनको है राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करते हैं। और आपने जो कि राष्ट्रपति जी की बात की, मुझे लगता है कि ये बात भी कहना बहुत आवश्यक है, बड़ी लाजमी है कि हम अमृतकाल की बात करते हैं, और अमृतकाल की बात कर रहे हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं। और इसी अमृत महोत्सव में हमने देखा कि आज़ादी के 75 वर्षों में पहली बार देश के मुखिया के तौर पर, देश के राष्ट्रपति के तौर पर एक आदिवासी चेहरा ही हमारे सामने आता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस तरीके से सामने आई, शायद ये अपने आप में बड़ी ही प्रेरणा की बात है कि किस तरीके से हमने उसे प्रतिनिधित्व दिया है। और उसके बाद में जब नीचे से अंत्योदय की बात जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते थे, तो अंतिम व्यक्ति जब वो देखेगा कि मेरे ही तरीके के जो लोग हैं वो कहां कहां पर बैठे हैं, कहां कहां पर नहीं, बल्कि देश के शीर्षस्थ जो स्थान है वहां पर वो बैठी हैं, तो एक अपने मन में भी सम्मान का भाव आएगा। और शायद यही विजन भी रहा होगा कि जब लास्ट ईयर जब 15 नवंबर के दिन ये एक घोषणा की गई कि भाई जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, तो क्या यही विजन, यही दृष्टि लेकर के इस बात को आगे बढ़ाया गया भारत सरकार के द्वारा? देखिए, ऐसा है कि जब हम स्वतंत्रता की है 75वें वर्ष की जो है हम जो है महोत्सव, अमृत महोत्सव मनाने की जब घोषणा हुई, तो घोषणा के साथ में ही ये जनजाति गौरव दिवस उसी का एक पार्ट है, बिल्कुल उस कार्यक्रम का एक पार्ट है। और ये जरूरी हुआ कि देश के अंदर जो लगभग 11.5 करोड़ आज की तारीख में अगर हम देखें तो लगभग 11.5 करोड़ जनसंख्या है। 2011 के अंदर की जनगणना के आधार के ऊपर जो है हमारी जनसंख्या है 10.5 करोड़ के करीब रही है, तो वो अभी बढ़ के हैं लगभग 11.5 करोड़ की जनसंख्या है। तो इस जनसंख्या के जो सबका अंतिम छोर है, बिल्कुल विकास के तौर के ऊपर है, आदिवासी अंतिम छोर पे है। आदिवासी एक तो संघर्ष नहीं करता, अपने हकों के लिए बहुत कम संघर्ष करता है कि मुझे वो भूखा रह जाएगा लेकिन विरोध नहीं करेगा। तो उसलिए उसमें के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी था कि इनको हम मुख्य धारा में लाने के लिए और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी वजह से इस मुख्य धारा की बात के करते हुए उन्होंने है 15 नवंबर जो चुना, वो हमारे जो है बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन के रूप में उसको किया गया, निश्चित किया गया। और चूंकि आप ये देखें कि झारखंड, उड़ीसा और दूसरे जो राज्य हैं उनके साथ में मिले हुए हैं, इनको लोग जो हैं भगवान के रूप में मानने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि अगर अपन देखा जाए तो उनका बहुत लंबा जीवन नहीं रहा, बहुत छोटा जीवन रहा है। उनका जीवन जो है, बिरसा मुंडा जी का जो जीवन जो है, आप देखेंगे कि
1875 में वो पैदा होते हैं और 1900 में है वो अपनी जो है जीवन यात्रा उनकी पूरी हो जाती है। पूरी कर लेते हैं। लगभग है 25 साल से थोड़ा कम, 2-3 महीने कम पीरियड में। इसके साथ में लेकिन उनका जो संघर्ष था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी। बचपन काल के अंदर जो है, जब ये इनके माता पिता जो हैं केवल है कृषि के है जो साझेदारी खेती करते थे, उनके पास ज़मीन भी नहीं थी। एक परिस्थिति ऐसी आई कि इनको बिरसा मुंडा जी को जो है अपने ननिहाल पक्ष में जाके रहना पड़ा, मतलब। और ननिहाल पक्ष में रहने के साथ साथ में क्या है कि वो उनकी मौसी थी, उनके साथ रहते थे। लेकिन बाद में उनकी जब मौसी जी की शादी हो गई तो उनको फिर पुनः है देखा कि वो जब स्कूल में वहाँ पढ़ रहे थे तो वहाँ जयपाल नाग जी जो वहाँ के विद्यालय के है प्रधानाचार्य थे, उन्होंने कहा ये बच्चा काफ़ी तेज़ तर्राट है, विजन इसका अच्छा है, तो क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाया जाए। तो उससे को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने प्रयास करके जर्मन मिशनरी, क्रिश्चियंस मिशनरी थी, उस स्कूल में उनका दाखिला करवाया गया। दाखिला करवाने के बाद में एक ये मतलब उनकी जो सोच, जो विचार उस वक्त आया होगा उनको, जर्मन मिशनरी के साथ में, क्रिश्चियनिटी के साथ में जब उन्होंने शिक्षा वहाँ अपनी प्रारंभिक शुरू करी, और तो जब वो शिक्षा से बाहर निकले और समाज को देखा उन्होंने कि भी आदिवासियों के ऊपर जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, वहाँ के जो लोकल जो हैं राजा हैं या वहाँ सामंत हैं या सूदखोर हैं, क्योंकि ट्राइबल की सबसे बड़ी समस्या रही है, जो भी लोग उधार देते थे उनके ऊपर है ब्याज बहुत लगाते थे, तो वो ब्याज कभी मतलब मूल भी नहीं चुका पाते थे और कुछ भी नहीं चुका पाते थे, और उनके पास में पैदावार में बहुत कुछ होता नहीं था, तो लाए कहाँ से, ठीक बात है। और रेस्ट्रिक्शंस थी। तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा था, तब इनका जब संघर्ष इन्होंने स्टार्ट किया तो उसमें से है क्रिश्चियनिटी के विरोध में भी उन्होंने संघर्ष किया कि नहीं, हमको जो है इसमें जोड़ना चाहिए। और लोग जो हैं इनकी आवाज़ के ऊपर इकट्ठे होते थे। उन्होंने अपनी सेना भी बनाई, आर्मी बनाई, अंग्रेज़ों के विरुद्ध और सामंतों के और इनके विरुद्ध में विद्रोह किया। और ये एक है कि उनकी उस जो मुंडाओं का जो है संघर्ष जो है 1997 और 19,000 तक है ये रहता। ये 3 साल का जो पीरियड था ना वो पीक था। ये इनका 3 इयर्स का जो पीरियड लिंक्स हुआ। लास्ट में है कुछ सामंत ने मिलके इनके साथ में है जो गद्दारी की और ब्रिटिशर्स को है अरेस्ट करवा दिया गया, इनके कुछ साथियों के साथ में। बाद में इनको जेल में डाल दिया गया, जनवरी है इसमें 19,000 के अंदर। और ये जो पीरियड जैसे ही रहा 2-3-4 महीने के बाद में इनकी जो है इस जेल के अंदर हजारीबाग में तो ये बीमार हुए बताते हैं, ऐसा बताया जाता है, और उनकी मृत्यु हो गई थी इसके अंदर जो है। तो मेरा मानना है कि विशेष तौर से मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि आदिवासियों का जितना जो गौरवशाली जो रही है, जो कि सामंतों ने जितने भी लेखक थे, इतिहासकार थे, उन्होंने उसके ऊपर बहुत कम टिप्पणी करी है, बहुत कम लिखा है। या तो पहली बात तो लिखा ही नहीं गया, बिल्कुल, और अगर लिखा गया है तो बहुत कम लिखा गया है, और इस वजह से हमें ये नहीं पता है कि उस वक्त वास्तव में क्या हुआ था। ठीक बात है ना। लेकिन है ये, आप चाहे किसी का, चाहे आप कोलों का संघर्ष ले लीजिए जो सबसे पहले हुआ था, कौंडों का जो संघर्ष है वो हमारा है 1767 के अंदर शुरू के 1772 के अंदर तक है, 2 बार इनका कोलों का हुआ। लेकिन समय समय पे इनको दबा दिया गया, और वहाँ के सामंतों द्वारा, राजाओं द्वारा और ब्रिटिशर्स की वो मदद लेते थे। और क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास में आधुनिक हथियार थे, सारे थी, बंदूकें थी, और इनके पास में केवल तीर कमान था, इसके अलावा और कोई था नहीं। तो कई जगह तो है बिल्कुल है इनको मतलब गोलियों से भून दिया गया था। इनके बिरसा मुंडा जी की जब संघर्ष हुआ था तब भी है, काफ़ी लोग, हजारों लोग उसमें सही। लेकिन उनका जो जागृति आदिवासियों में जो पैदा की उन्होंने,
उनका जो विजन रहा उसके अंदर उनको काफ़ी सफलता भी मिली। और इसी वजह से अंग्रेज है बहुत ज़्यादा इससे ये हुए कि अगर ये इतिहास बहुत बड़ा रहा है। अगर हम अपने अगर हम अपने शास्त्रों की बात भी करें तो रामायण काल में हम निषाद राज की बात करते हैं, महाभारत काल में हम भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी जो वनवासी समुदाय से आती थी जिनका नाम जाम्बवंती था, हम उनकी बात करते हैं, हम एकलव्य की बात करते हैं, हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, तो हम भील समुदाय की बात करते हैं जिनके कारण से एक पूरी की पूरी एक सेना बनी थी। तो वो एक तरीके से राणा पुंजा भील, जब राणा की बात आएगी तो पुंजा भील की बात भी आएगी। हम जब राजस्थान की भी बात करते हैं तो मानगढ़ खान की बात भी बहुत आती है। जिस तरीके से उधर झारखंड की बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं वैसे ही यहाँ गोविंद गुरु की बात भी आती है। हालिया प्रधानमंत्री जी ने यहाँ भी आए, तो थोड़ा सा राजस्थान पर भी हम इस कार्यक्रम में क्योंकि अंतिम भाग पर हैं तो किस तरीके से राजस्थान में जनजातीय और ये की बात जो है वो आगे बढ़ी है। देखिए, जहाँ तक है मानगढ़ की जो बात है, मानगढ़ के अंदर है गोविंद गुरु जी के नेतृत्व के अंदर है, आदिवासियों को है, उन्होंने उनका जो मूवमेंट था एक सामाजिक मूवमेंट था। उनको कहें कि आदिवासियों को एक तो शराब नहीं पिया जाए, मदिरा का है के साथ साथ में है मांस है वो नहीं खाया जाए, और आपका विकास हो, उनमें शिक्षा की बढ़े, और समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को समाप्त करने का उनका प्रयास रहा। और इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी लोग इस गोविंद गुरु जी के साथ जुड़े हुए थे। गोविंद गुरु जी है बंजारा समुदाय से आते थे। बंजारा भी एक जनजाति है। ये अलग बात है कि राजस्थान में शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं सम्मिलित हैं, लेकिन कई राज्यों में, दूसरे राज्यों के अंदर बंजारा आज है शेड्यूल्ड ट्राइब में है। तो ये जब संघर्ष वहाँ जब ये इनका चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था गोविंद गुरु जी के माध्यम से, तो वहाँ के स्थानीय जो सामंत थे उनको लगा कि ये हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, और विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे तो हम वहाँ, क्योंकि वहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। बिल्कुल। आपका उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में है लगभग 76% है अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, 65% है उदयपुर में, डूंगरपुर में रहते हैं, 50% है उदयपुर में है, संभाग में है। तो जहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तो उन सामंतों को लगा कि हमारी सामंती पे है असर होगा, तो इसको कैसे दबाया जाए। तो इन्होंने उनका शांतिपूर्वक है जो चल रहा था मूवमेंट, उस मूवमेंट को देखते हुए हमेशा ही है ये पूर्णिमा के रोज़ में जो है जब भी है, चूँकि एक वो धार्मिक परंपरा के रूप में अपने समाज में परिवर्तन लाने के लिए, आदिवासियों में परिवर्तन लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। तो सामंतों को लगा कि अगर ये एकत्रित हो गए, संगठित हो गए तो हमारी अस्तित्व को खतरा है। तो उन्होंने उनके साजिश की और अंग्रेज़ों से मिलके और ये कहा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं ये, और आज का दिन है, उस सारे आदिवासी वहाँ निहत्ते हैं। और आदिवासी जब धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो कभी भी अपने हथियार नहीं लेके जाते, बहुत ये हमेशा ही ये परिपाटी रही है। तो इसकी वजह से वहाँ उन्होंने घेर के किसी बिगर किसी तरह की उनसे पहले आदान प्रदान, कोई सूचना नहीं, कुछ भी नहीं, और उन्होंने है जो अंग्रेजों ने है फायरिंग शुरू कर दी, जिसके अंदर निहत्ते लोग हैं, लगभग 700-800 लोग तो वहीं मर गए थे, काफ़ी लोग हैं घायल हुए थे। और इस मानगढ़ की घटना से उस क्षेत्र के अंदर ऐसा एक बहुत बड़ा रोष और तनाव आ गया था। तो इनमें लगभग है 1500 से ज़्यादा लोग हैं, इस लोगों के जो है बलिदान दिया उन लोगों ने। और ये बलिदान इतिहास में अगर हम देखें कि इतिहासकारों ने कुछ भी नहीं लिखा। एक्जेक्टली, जब हम जलियांवाला बाग की बात करते हैं तो हमें बहुत बड़ी बात ध्यान में आती है, जो बड़ी बात है भी, लेकिन किस कारण से इस तरीके की चीज़ को जो मानगढ़ में हुआ, जो बलिदान हुआ, उससे उतना इतिहास में शायद स्थान नहीं मिला। क्योंकि अगर सामान्य एक विद्यार्थी से पूछा जाए तो उसको क्या इसके बारे में पता है, अगर नहीं पता है तो ये उसको नहीं पता, ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है और हमें इसे ठीक करना चाहिए। चूँकि कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम भाग में है और मैं चाहूँगा कि आपका संदेश जो है हमारे दर्शकों के लिए
पहुंचे, क्योंकि अभी गुवाहाटी में बड़ा सुंदर कार्यक्रम हुआ लोकमंथन के नाम से, जिसमें सेलिब्रेटिंग लोक परंपरा की बात की गई। किस तरीके से अपने खाद्य से, अपनी एग्रीकल्चर से, अपने म्यूजिक से, चाहे वो दक्षिण की बात करें, उत्तर की भारत करें, पश्चिम की बात करें, पूर्व की बात करें या मध्य भारत की बात करें, लेकिन लोक परंपराओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय ने पूरे भारत को जोड़ के रखा हुआ है। आपका संदेश? देखिए, मेरा मानना है कि पूरे भारतवर्ष में हर आदिवासी, हर जनजाति का अपना एक तो है विशेष है लोकगीतों का है, एक विशेष उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको वो प्रयोग में लेते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा है उनकी एक विशेष वेशभूषा है, वो उसी वेशभूषा में सारे लोग आएंगे। और ये जैसे राजस्थान में गौरी है, हिल्स में है, बहुत प्रचलित है, कई लंबे समय तक वो महीनों तक है, ये चलती रहती हैं। तो आदिवासियों की जो हम समझते हैं कि इसमें विशेष तौर से लोगों में पूरे भारतवर्ष के अंदर है जुड़ाव है। इनको मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल ये अभी प्रारंभ किया है। आदिवासियों की जो परंपरा है, जो कल्चर है, जो उनकी लोक संगीत है, उनकी संस्कृति है, उनमें आदान प्रदान तो आज़ादी के बाद में हमेशा से होता रहा है। ठीक बात है। सरकारें ये प्रोग्राम करती रही है, हमारे यहाँ भी ये प्रोग्राम होते हैं, आदिवासी जनजातीय मेले भी लगाते हैं, आदिवासी मेले भी लगाते हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है उसको भी दिखाते हैं। लेकिन मेरा ये है कि आज का आदिवासी को जो है मुख्य धारा के अंदर आने के लिए अभी काफ़ी समय लगेगा। इसलिए लगेगा क्योंकि अभी भी जो सामान्य में और अनुसूचित जनजाति के लोगों में जो गैप है, जो विकास की गैप को हमें फिल करना होगा। फिल करने के लिए हमें हर तरीके के जितने भी माध्यम हैं, अब उन प्रेरक व्यक्तित्वों को वहां तक पहुंचाना होगा, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा की बात हो, गोविंद गुरु की बात हो, और आज की बात करें, जो कि आपने तीर कमान की बात की, तो हमारे राजस्थान के ही हैं लिम्बाराम जी, जिन्होंने किस तरीके से खेल के दुनिया में एक परचम जो है वो लहराया है। तो हम जरा उनके बारे में भी जाने, उनकी जिंदगियों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनका कैसा जीवन रहा, उस जीवन वृत्त के बारे में अगर हम जानेंगे तो शायद हम एक ठीक से समझ पाएंगे कि एक्चुअली जनजातीय गौरव किस तरीके से हमें आपस में जोड़ता है, क्योंकि जीवन अनुभव जन्य है। जरा उनके अनुभव से हम अपने अनुभव को एक करेंगे तो शायद एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो स्वप्न है ये साकार होता हुआ हमें नजर आ रहा है, और किस तरीके से हम उसकी श्रेष्ठता को दुनिया के सामने प्रतिबिंबित कर पाए, ये हम सबका एक कर्तव्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम बीच बहस में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम देश के उस वर्ग की, उस ख़ास तबके की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको और हमें जागरूक करता है, और आज के इस दिन उस जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास भी किया जाता है। जी हाँ, किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए निष्पक्ष और निर्भीक संचार माध्यमों का होना बहुत ज़रूरी है, जो किसी भी सभ्य समाज और विकसित राष्ट्र की नींव बनते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम उसी पत्रकारिता, उसी संचार माध्यमों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं हमारे आज के ख़ास मेहमान श्री राजेंद्र बोड़ा साहब का। बहुत बहुत स्वागत है बोड़ा साहब आज के हमारे इस कार्यक्रम बीच बहस में। आपका 5 दशकों से भी लंबा अनुभव है पत्रकारिता के साथ। कहीं ना कहीं भारत के अंदर पत्रकारिता को पल्लवित होते हुए आपने देखा है, इसके बनते बदलते स्वरूप का आपने महसूस किया है। किस प्रकार आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इन तमाम बनते और बदलते स्वरूप के बारे में तो जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके उस अनुभव को भी महसूस करेंगे। आज के इस खास दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। संचार माध्यमों की विविध बातों को हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप 5 दशकों के अपने इस करियर के अंदर इसके स्वरूप को बदलते देखते हैं, तो आज कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उसकी जागरूकता को लेकर के इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
सही कहा आपने कि इन 5